आपको ध्यान देना होता है जो सेकंड बुक है या फर्स्ट बुक का जो टेस्ट होगा, टेस्ट या पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं उस पर आप थोड़ा फोकस करोगे, ठीक है ना। आपको ध्यान देना होता है ठोस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या पढ़ना है ना, उसके बारे में आपको समझना होता है। ठोस अवस्था में कौन से अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आपको पता भी है, जैसे कि आपने क्वेश्चन करा था कल, मैंने कराया था ठोस अवस्था में घनत्व पर क्वेश्चन। यस सर। अधिकतर क्वेश्चन जो आएंगे वो घनत्व पर आएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है क्या कि यूनिट सेल की आपको डेंसिटी निकालनी, मतलब घनत्व निकालना होता है। तो आप निकालना जब पे आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। घनत्व का फॉर्मूला होता है रो बराबर Z गुना M अपॉन A की पावर 3 गुना N। यस सर। ये ध्यान देना होता है आपको। यहाँ पे क्या होता है, Z होता है परमाणु की संख्या होती है, M द्रव्यमान होता है, A जो होता है यूनिट सेल का आयतन होता है, और Na अवोगाद्रो संख्या होती है। Na का मान कितना होता है ये सब जानते हैं। Na का मान होता है 6.023 होता है, मतलब 23 होता है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से क्या कर लोगे आप, मतलब किसी भी यूनिट सेल का, चाहे आपकी SCC है या BCC है या FCC है, कोई भी यूनिट सेल की आप क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी मतलब घनत्व निकाल सकते हो। ये ध्यान देना होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा दोष पे। किस पर आएगा? दोष दो टाइप के होंगे, एक तो स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष, एक होता है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक जिसे बोलते हैं एरस समीकरण मिति दोष। तो आपको ये ध्यान देना होता है, पिछले साल जो लास्ट टाइम पेपर में आया था दोष में, वो उसका नाम जो आया था वो इंग्लिश में आया था, स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इन दोनों में से आया था। तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है और हिंदी में भी, दोनों के नाम आपको ध्यान रखने होते हैं, ध्यान देना होता है। क्लियर है क्या? हम बात करें यहाँ पे दोष आप कर सकते हो। दोष में कौन कौन से दोष आते हैं? अगर हम बात करें स्टैइकियोमेट्रिक की, आपको पता हो बस स्टैइकियोमेट्रिक में 4 दोष आएंगे। कितना आएंगे? 4। एक तो आएगा अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। ये 4 दोष आने हैं किसमें? स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। नॉन स्टैइकियोमेट्रिक में कौन सा आएगा? धातु अधिकता, अधातु न्यूनता दोष। बस ये ध्यान देना होता है आपको। इसी में आपका एक टॉपिक आएगा F केंद्र, F सेंटर, वो आप इसी में पढ़ लोगे आप दोष में, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद आपको तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है ठोस अवस्था में, वो पढ़ना है आपको संकुलन अक्षमता। वो आप सब पे निकालनी आने चाहिए। और आपको वैसे भी पता हो, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC की जो संकुलन अक्षमता होती है 52.3% होती है, आपको उन्हें ओरल भी पता हो, आप निकालने के बाद भी वही सोल्व करोगे 52.3%। क्लियर है क्या? ऐसे ही आपको किसकी निकालनी है? BCC की। ऐसे किसकी निकालनी है? आपको FCC की संकुलन अक्षमता निकालनी भी है, प्लस आपको पता भी हो FCC की 74% होती है, एक की और एक की होती है 69 या 68%, 68% मतलब 68% होती है। तो इन तीनों की आपको संकुलन अक्षमता के बारे में पता हो, ये आपको ध्यान देना होता है। तो ठोस अवस्था में इतना कुछ नहीं आएगा, बस क्या आएगा इन पे फोकस कर लेना होता है। क्या आएगा? एक तो आएगा घनत्व वाले क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा? दोष आएगा, क्या आएगा? संकुलन अक्षमता आएगी, ये आपको ध्यान देना होता है। और एक छोटा सा टॉपिक आपको ध्यान देना होता है, वो होते हैं आयनिक दोष, है ना। आयनिक ठोस पढ़े आपने, संयोजी ठोस पढ़े, आणविक ठोस पढ़े, धात्विक ठोस पढ़े, आपको थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेना होता है बस। तो ठोस अवस्था यहाँ से ही आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत? सेकंड में बात कर लेता हूँ विलियन की। विलियन में आपको क्या पढ़ना है ना। जो चैप्टर आपका विलियन है उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, वो अधिकतर जो आते हैं वो आते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म पे, है ना। तो सबसे पहले 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्वथनांक का उन्नयन ले लो आप, दूसरा हिमांक का अवनमन ले लो, तीसरा प्रसारण दाब ले लो, और एक होता है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये 4 आपके होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है क्वथनांक के उन्नयन का, वो होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम में गुना डब्ल्यू बड़ा वाला आएगा गुना 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला। ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है हिमांक के अवनमन का होता है, उसमें बी की जगह आएगा एफ, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होगा के एफ गुना स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, आपको ध्यान देना होता है स्मॉल एम में आएगा, और आपको ये भी ध्यान देना होता है डब्ल्यू कौन सा आएगा? कैपिटल आएगा, और गुना आपका 1000 आएगा। यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू है वो विलय का बार होता है। किसका होता है? विलय का बार। जो डब्ल्यू कैपिटल है वो किसका बार होता है? विलायक का बार। किसका? विलायक का बार होगा, ये ध्यान देना होता है। और स्मॉल एम में दोनों में विलय का अनुभार होगा।
क्या होगा? आपको ध्यान देना होता है स्मॉल m में क्या होता है? विलय का अनुवाद। देखो ये चारों फॉर्मूले आपको पता हो, अगर आपको इनके फॉर्मूले बताए मतलब इनमें से ही क्वेश्चन घुमा कर आएंगे, आपको ध्यान देना होता है। अगर हम बात कर रहे हैं क्वथनांक के उन्नयन की, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन आएगा स्मॉल एम में, डब्ल्यू आएगा कैपिटल में, वो भी ग्राम में आएगा, और गुना आएगा 1000। ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है डेल्टा टीवी बराबर होता है, डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ आएगा, स्मॉल डब्ल्यू सेम आएगा और स्मॉल एम में आएगा। सेम फॉर्मूला है, क्या है भाई? सेम फॉर्मूला है, चेंज बस थोड़ा सा है। उसमें क्वथनांक के लिए निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लो हिमांक के लिए। क्लियर है क्या? और एक आपको ध्यान देना होता है, वो होता है क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला, ठीक है ना? तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये भी आपको ध्यान देना होता है। स्मॉल डब्ल्यू आएगा और कैपिटल एम में आएगा, और आपको ये ध्यान देना होता है डब्ल्यू कैपिटल में आएगा और स्मॉल एम में आएगा। अब ये भी आपको ध्यान देना होता है, जो पी नोट है वो विलायक का वाष्प दाब होता है, और पी एस होता है विलयन का वाष्प दाब, ये ध्यान रखना होता है। स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार, कैपिटल एम में विलायक का भार, सॉरी विलायक का अनुभार, अनुभार होता है एम में। डब्ल्यू कैपिटल क्या होता है? विलायक का भार होता है, और स्मॉल एम में होता है विलय का अनुभार। क्लियर रहेगा? और आपको ध्यान देना होता है पीवी बराबर एक होता है आपका प्रासरण दाब का फॉर्मूला, पीवी बराबर होता है एनआरडी के, या पी बराबर होता है सीआरडी के, या पी बराबर होगा डब्ल्यू बटे एम में आरडी के, मतलब पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम में आरडी के। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी होती है, ठीक है ना? ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। ये इनमें इन पे न्यूमेरिकल तो नॉर्मली आना ही आना है, इन चारों पे न्यूमेरिकल तो आपको आना ही है, तो आप पे आना चाहिए, निकालना सकते हो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे प्रासरण दाब पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप इसका आपको विलयन का प्रासरण दाब निकालो, मतलब उसका आयतन दिया हुआ है और उसका ताप दिया हुआ है उस कंपाउंड में, और यहाँ पे पूछा गया कि विलयन का प्रासरण दाब निकालो। ये आपसे कहता है, आपको ध्यान देना होता है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 300 केल्विन ताप पर, है ना? 300 केल्विन ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब निकालो यदि देखो विलयन में या विलय के मोलों की संख्या कितनी हो? 2 मोल पर लीटर हो या 2 मोल ओनली, मतलब कुछ भी आपको दे दें, आपको प्रासरण दाब निकालना है तो आपको पी निकलवाएगा, आयतन निकालना है तो आपको वी निकलवाएगा, ठीक है ना? अगर आपको मोल निकालना है तो आपको एन निकालना पड़ेगा, यह ध्यान देना होता है। क्वेश्चन में किसी का आपको ये भी ध्यान देना होता है, जैसे एक क्वेश्चन आपका पी बराबर सीआरडी पे आ गया, क्या आ गया? P बराबर सीआरडी पे आ गया, जिसमें क्या पूछा गया कि विलयन की सांद्रता निकालो, क्या निकालो? तो वो क्या निकालोगे आप यहाँ पे? C निकालोगे, क्या निकालोगे? R का मान तो फिक्स होता है, R का मान क्या होता है? फिक्स होता है 0.082 यस लीटर एडीएम केल्विन पर मोल। R का मान आपको यही रखना होता है, R का मान तो आपको यही रखना है। तो वो इस क्वेश्चन में क्या करेगा? आपको P का मान देगा, इस क्वेश्चन में आपको T का मान देगा। R का मान आपको पता होता है तो आप क्या निकाल लोगे? C निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे? C निकाल लोगे, ये ध्यान देना होता है आपको। क्लियर है क्या? ये आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान देना होता है ना? या आपको इस क्वेश्चन में अगर सपोज दैट किसी भी आपका क्वेश्चन मिला हुआ है क्वथनांक उन्नयन का, तो उनने पूछ लिया कि यहाँ पे विलायक का, किसका? विलायक का क्वथनांक निकालो, तो आपको डेल्टा टीबी का मान पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले आपको डेल्टा टीबी का मान, लेकिन उसके बाद डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला और होता है, ध्यान देना होता है। वो क्या होता है? डेल्टा टीबी में आपको ध्यान देना होता है विलयन का क्वथनांक अधिक होगा विलायक के क्वथनांक से, ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान देना, मतलब टी एस माइनस होगा टी नॉट के। क्लियर रहेगा? टी एस क्या है? विलयन का क्वथनांक होता है, और टी नॉट क्या होता है? विलायक का। देखो जहां भी नोट आ रहा है, जहां भी नोट आ रहा है वो विलायक होता है, चाहे विलायक का वाष्प दाब हो या विलायक का क्वथनांक हो या विलायक का हिमांक हो, जहां भी नोट आ रहा है, समझ रहे बात को? जहां भी नोट आ रहा है वो विलायक का होगा, चाहे विलायक का क्वथनांक हो या विलायक का हिमांक हो या विलायक का वाष्प दाब हो। क्लियर है क्या? ये कहां पर होगा? अगर सपोज दैट क्वेश्चन में आपने डेल्टा टीबी निकाल दिया, क्या निकाल दिया आपने? मतलब आपने केवी का मान रख दिया, स्मॉल डब्ल्यू का मान भी रख दिया, एम का भी रख दिया, डब्ल्यू वाला भी रख दिया, बड़ा वाला, डेल्टा टीबी आपने निकाल दिया, तो लास्ट में क्या करोगे? आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, वो आपको पता होना चाहिए जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन में होता है।
ध्यान रखना है केल्विन और डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप डेल्टा डीवी का मान डिग्री सेल्सियस में निकालो। मतलब सपोज दैट वो कैसे पता लगाओगे आप, वो केबी से पता लगाओगे, केबी से। किससे? अगर केबी का मान डिग्री सेल्सियस में आ गया तो आपको मान निकालना होगा डिग्री सेल्सियस में। केवी का मान तो देगा ना क्वेश्चन। हाँ, अगर ये आप सपोज दैट मान लो डेल्टा डीवी का आपका मान निकालना है, किसका मान निकालना है? डेल्टा टी। तो ये सारे मान देगा ही नॉर्मली। केवी का मान भी देगा, स्मॉल डब्ल्यू का भी, एमए का भी, डब्ल्यू का भी होने वाला है। क्लियर रहेगा? अगर केवी का मान डिग्री सेल्सियस में आया, किस में आया? डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान देना होता है आपको, डेल्टा डीवी का मान भी आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना होता है। अगर केवी का मान केल्विन में आ गया, कैसे पता लगाएगा आपको? जिस तरह तो क्वेश्चन वहाँ में पे मान केल्विन दिया आएगा, जाएगा। केल्विन किलोग्राम पर मोल, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना? तो केवी का मान आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारे मान समझ आएंगे, है ना? स्मॉल डब्ल्यू का मान आपके समझ आएगा, एमए का मान आप अपने आप निकाल सकते हो। मान लो सपोज दैट जैसे ग्लूकोज का भार दे दिया, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता हो C6H12O6, ग्लूकोज का भार निकाल सकते हो, वो होता है 180। ये पता भी होता है क्योंकि आप बार बार निकाल रहे हो तो पता भी होगा। क्लियर है क्या? तो ग्लूकोज का भार भी मिल गया प्लस अनुभार भी मिल गया। और वहां पे आपको ध्यान देना, जल का जो भार दिया गया है 100 ग्राम दिया हुआ, तो जल का मिल गया, तो आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना होता है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक सपोज दैट डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? देखिए 0.53 डिग्री सेल्सियस मोल पर, जैसे आपका मोल दे दिया पर मोल में, है ना? तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आपको डेल्टा टीवी का मान निकालना होता है डिग्री सेल्सियस में। लेकिन ये भी ध्यान देना होता है, उन्होंने पूछा गया क्वेश्चन में कि आप विलयन का क्वोथनांक निकालो। वो आपसे ये नहीं कहा क्वोथनांक का उन्नयन निकालो, क्या पहले आपसे विलयन का। अगर या तो विलियन का पूछे या विलायक का, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट निकालना होता है, वो क्या होता है? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है? पहले आप डेल्टा टीवी निकाल दो, बाद में इस फॉर्मूले में रखो आप, क्योंकि ये डेल्टा टीवी क्या होता है? क्वोथनांक का उन्नयन। टीएस क्या होगा? विलियन का क्वोथनांक। और टी नोट क्या होगा? विलायक का क्वोथनांक। पहले आपको ये मान सारे पता हो, अगर पता होंगे तो आप निकाल लोगे, नहीं पता होंगे तो नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो ये ध्यान देना होता है। आप ऐसे आपका यहाँ पे सेम होगा, ऐसे यहाँ पे होगा, बाकी सारे सेम होगा। क्लियर है? और आपको सारे क्या हो? मान पता हो। आर को क्या बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, पी नोट को क्या बोलते हैं, ये सारी वैल्यू आपको पता होंगे तो आप विलियन पर आपसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर रहेगा? तो ये थे अनुसंख्यिक गुणधर्म पे आप सवाल आराम से निकाल दोगे आप। और किस पर सवाल आएंगे विलियन में, आपको ये भी ध्यान, न्यूमेरिकल जो आएंगे वो आएंगे, देखो वो सिंपल है। एक तो आएंगे मोलरता पे, वो आराम से कर लोगे। फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम में गुना वी। अगर आपका एम एल में है तो गुना ऊपर आप 1000 से कर दोगे तो वो निकाल दोगे आप मोलरता। मोलरता का जो मात्रक होगा मोल पर लीटर होगा। क्या होगा? क्लियर रहेगा? ऐसे ही आप किस पर निकाल लोगे? मोललता पर। किस पर निकाल लोगे? फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम में सेम रहा जो मोलरता में था, बट वहां पे वी आता है, यहाँ पे आएगा डब्ल्यू कैपिटल। वहां पे वी एम एल में था, डब्ल्यू ग्राम में आएगा मोललता में। क्लियर रहेगा? पता ही नहीं पता आपको इसके बारे में? देखो ये सारे पॉइंट इतने हार्ड नहीं है, आप सबको पता है। ठीक है ना? अगर मैं बात कर रहा हूँ मोलरता की, तो यहाँ पे ये ध्यान देना होता है, स्मॉल डब्ल्यू आएगा, स्मॉल एम में आएगा, वी आपका एम एल में आएगा और गुना 1000 आएगा। क्लियर रहेगा? इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे वी को हटाओ, क्या लगाओ? डब्ल्यू को लगा दो, बस ध्यान देना होता है आपको। तो ये आप यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो, ये मोलरता हो जाएगी। ऐसे ही आप नॉर्मलता निकाल लोगे और ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है मोल अंश निकालना होता है। मोल अंश जानते हैं आप लोग? मोल अंश बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को या मोल प्रभाज को। अगर आपको मोल प्रभाज निकालना, क्या करेंगे आप? विलय के मोल लोगे बटे में विलयन के कुल मोल लोगे। सपोज दैट आपको दो क्वेश्चन दिया गया कि आपको H2O दिया गया, साथ में यूरिया दिया गया, दोनों के मोल दे रखे हैं और पूछा गया कि H2O और यूरिया के मोल प्रभाज निकालें, है ना? H2O का भार दे दिया, क्या दे दिया? और यूरिया का भार दे दिया सपोज दैट क्वेश्चन में। ठीक है? H2O का भार दे दिया, मान लो 18 ग्राम दे दिया, यूरिया का भार दे दिया 6 ग्राम सपोज दैट, मान लेता हूँ यहाँ में। तो आपको बोला गया कि यूरिया और H2O के मोल प्रभाज निकालें। तो देखो ध्यान देना होता है, कैसे निकालोगे उसको? निकालना आता है नहीं आता? कैसे निकालना? सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले मान निकालोगे आप, भार जो भी दोनों मान दिए, H2O का भार लिखोगे आप, यूरिया का भार लिखोगे,
फिर H2O का अनुभार, फिर यूरिया का अनुभार। तो पहले आपको ध्यान देना होता है मोल अंश को निकालने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको मोल निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? H2O के मोल निकालोगे। किसके निकालोगे? फिर यूरिया के मोल निकालोगे, फिर कुल मोल निकाल लो, दोनों के मोल को जोड़ दो, H2O प्लस यूरिया के मोल को जोड़ दो, तो 3 मोल निकल गए, H2O के, यूरिया के और विलयन के कुल मोल निकल गए। अब जिसका भी आपको मोल अंश निकालना है, जिसका भी आपको मोल परिभाग निकालना है, तो क्या करोगे आप? कुल मोल को ध्यान देना होता है आपको, जो भी आपको मोल अंश निकालना है, जिसका भी आपको मोल अंश निकालना होता है, ठीक है। जब सपोज इट आपको H2O का निकालना है तो आप H2O के मोल को कुल मोल से डिवाइड करोगे। अगर आपको यूरिया का निकालना है तो यूरिया के मोल को कुल मोल से आप डिवाइड करोगे, ये ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपका विलयन भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिक आपको कुछ थ्योरी ध्यान देनी, जैसे हेनरी का नियम आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से, राउल्ट का नियम आपने पढ़ रखा होगा, आदर्श और अनादर्श विलयन आपने ये पढ़ रखा होगा। ये जो विचलन है धनात्मक और ऋणात्मक, ये आपको पढ़ लेने होते हैं बस। विलयन में आप ये पढ़ लो, आपका विलयन चैप्टर फिनिश। क्लियर? समझ आ रहा है? क्या हुआ? नेक्स्ट टॉपिक की मैं अगर बात करूँ